हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी हमने लास्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न काव्य बोध जो हमारी इकाई थी इसके कंप्लीट करे हैं और आपने यदि उनको अच्छे से पढ़ रखा है, आपको वो आ गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इनको सॉल्व करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आसानी से आपको ये क्वेश्चन बनेंगे और जो नहीं बनेंगे वो हम यहाँ वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, हर एक स्लाइड में 10 रिक्त स्थान हैं और एक एक करके हम इनका आंसर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रिक्त स्थान है, आचार्य भरत ने खाली स्थान काव्य की आत्मा माना है। मतलब आचार्य भरत ने किसको काव्य की आत्मा माना है? तो आचार्य भरत जो हैं वो सबसे प्राचीन जो है साहित्यकार थे और उन्होंने रस को जो है काव्य की आत्मा माना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा रस को। रसवादी कवि थे वो। दूसरा प्रश्न है हमारा, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले, चित्र नहीं है ये, चित्त है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थाई मनोविकारों को क्या कहते हैं? अस्थाई मतलब जो आते जाते रहते हैं, कभी आ गए फिर मिट गए, फिर आ गए फिर मिट गए, मतलब इनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता है, या अस्थाई होते हैं। तो ऐसे मनोभावों को बच्चों संचारी भाव कहा जाता है, जिनकी संख्या 33 मानी गई है। तो इसका सही आंसर होगा संचारी भाव। अगला प्रश्न देखिए, भाव पक्ष में क्या प्रधान होता है? जब हम भावनात्मक कोई रचना लिखते हैं या हमारे भाव बनते हैं उस रचना को पढ़ने में, तो उसमें क्या प्रधान होता है? तो आंसर है काव्य के जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस के कारण होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा रस। तो भाव पक्ष में जो है रस प्रधान होता है, रस के कारण ही हमारे अंदर कविता को पढ़ने के बाद भाव बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अभी जैसा मैंने ऊपर बताया था, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और ये अस्थाई जो है मनोविकार होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो जितने प्रकार के रस होते हैं, हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो 10 रस होते हैं, इसलिए स्थायी भाव भी 10 होंगे, तो स्थायी भावों की संख्या 10 मानी जाएगी। प्रत्येक रस का एक नियत होता है। प्रत्येक रस का क्या चीज नियत होती है? स्थायी भाव या फिर संचारी भाव? तो आसान क्वेश्चन है, स्थायी भाव इसका सही आंसर होगा। रस के प्रमुख भेद होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? भेद मतलब प्रकार माना जाता है, तो रस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है रस जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रस के प्रमुख अंग कितने होते हैं? रस के प्रमुख अंग, तो रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं। जैसा कि आपको पता है, रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताता हूं। रस का जो सबसे पहला अंग है उसको वो कहा जाता है स्थायी भाव। दूसरे अंग को विभाव कहा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं अनुभाव, और चौथा जो रस का अवयव होता है उसको कहा जाता है संचारी भाव। तो 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसका सही आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, भीवस्त्र रस का स्थायी भाव होता है। भीवस्त्र रस अभी हरिश्चंद्र वाले ऑब्जेक्टिव में हमने करा था। भीवस्त्र रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा या फिर घृणा होगा। जुगुप्सा या घृणा, जिसको देखकर घृणा आने लगे या फिर जुगुप्सा की स्थिति बने, उसको कहा जाता है भीवस्त्र रस। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही आंसर जुगुप्सा। 10 नंबर, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? अब विभाव क्या है? रस का एक अवयव है, इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं। विभाव के 2 प्रकार, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 2। अगला रिक्त स्थान, अनुभाव के भेद कितने होते हैं? तो अनुभाव के भेद 4 होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। तो इसका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? मतलब जब उसके अंदर विभाव हुआ, यानी कोई स्थायी भाव की उत्पत्ति उसके अंदर हो गई है, तो अब जिसके अंदर वो स्थायी भाव जागृत हुआ है वो कुछ शारीरिक चेष्टाएं करता है, और उन शारीरिक चेष्टाओं को
क्या कहा जाता है? उन शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। वो जैसा अनुभव करता है, किसी कविता को पढ़ने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हो, या आपने कोई वीर रस की कविता पढ़ी है तो हो सकता है आपको गुस्सा आने लगे, तो आप घर के किसी सामान को उठाकर इधर से उधर फेंकने लगो, तो ये आपने अनुभव किया वो रचना पढ़ने के कारण, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुभव। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। तो देखिए, आलंबन और उद्दीपन ये दोनों विभाव के प्रकार हैं और विभाव स्थायी भाव को जागृत करने वाले होते हैं। इसमें आलंबन मतलब जिसको देखकर हमें हमारे मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो, और उद्दीपन विभाव उसके आसपास होने वाले पारिस्थितिक परिवेश या घटनाएं जिनके कारण वो भाव और अधिक बलवती हो जाए, या वो हमारे मन की जो मना स्थिति है वो और अधिक बलवती हो जाए, उसको कहा जाता है उद्दीपन विभाव। तो क्योंकि स्थायी भाव तो पहले ही हमारे अंदर जागृत हो गए जब हमने आलंबन को देखा, इसलिए स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो कारण है वो आलंबन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा आलंबन। और उसको और बढ़ाने वाले जो कारण होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उद्दीपन। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर किस रस के रूप में परिणत होता है? यानी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर क्रोध नाम का जो स्थायी भाव है, यदि वो जागृत हो गया है तो कौन से रस की प्राप्ति हमको होगी? तो कौन से रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है? तो रौद्र रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्रोध होता है, इसलिए हमारे अंदर जो है रौद्र रस की निष्पत्ति होगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा रौद्र रस। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर किस रस की निष्पत्ति होती है? व्यंग्योक्ति जो होती है वो विचित्र तरीके से की गई बात होती है, इसको हम जोक बोल सकते हैं, इसको हम चुटकुले बोल सकते हैं, इसमें भी व्यंग्योक्ति होती है, इसलिए हमें इसमें जो है जिस प्रकार जोक सुनकर हमको हंसी मिलती है या हास्य रस की हमको इसमें प्राप्ति होगी, तो इसका सही आंसर होगा हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। पहले को कहा जाता है दृश्य काव्य और दूसरे को कहा जाता है श्रव्य काव्य। तो यहाँ काव्य के 2 भेद माने गए हैं, इसका सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी जो रमणीय अर्थ देता है या जिन शब्दों से काव्य रमणीय अर्थ प्रदान करता है उसे काव्य कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी? जगन्नाथ या फिर विश्वनाथ? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य पंडित जगन्नाथ ने यह परिभाषा दी थी। तो सही आंसर है जगन्नाथ। खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक माना जाता है। अब हमसे पूछ रहे हैं खंड काव्य जो है उसको सर्गबद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आंसर है महाकाव्य को सर्गबद्ध होना चाहिए। खंड काव्य सर्गबद्ध यदि नहीं भी होगा तो भी वह खंड काव्य कहलाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा नहीं। अगला प्रश्न देखो, कुरुक्षेत्र है खंड काव्य या फिर महाकाव्य? तो कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति है और ये खंड काव्य की रचना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा खंड काव्य। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं ये पूछना चाह रहे हैं हमसे, 4 या फिर 8? तो महाकाव्य की परिभाषा में हम ये चीज पढ़ते हैं कि इसमें सर्गबद्ध रचना होनी चाहिए और कम से कम सर्गों की संख्या 8 होनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा 8। 8 या 8 से ज़्यादा सर्ग इसमें बनाए जा सकते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। यह है रामचरितमानस महाकाव्य किसका है? रामचरित महाकाव्य किसका है? इसका आंसर है तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, तो सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, मुक्तक काव्य होते हैं। मुक्तक काव्य किस प्रकार के काव्य होते हैं? स्वतंत्र या फिर क्रमबद्ध? तो आंसर है, नाम से हमको समझ में आ रहा है मुक्तक काव्य मतलब जो मुक्त हैं किसी क्रमबद्धता से, इसलिए ये काव्य कैसे कहलाएंगे? स्वतंत्र कहलाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र। अगला प्रश्न, मधुशाला काव्य है
मधुशाला किस प्रकार का काव्य है? तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह है और ये एक मुक्तक काव्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, बिहारी सतसई रचना किसकी है? बिहारी सतसई रचना किसकी है? तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बिहारी सतसई, इसलिए इनकी रचना किसने करी होगी? बिहारी जी ने करी होगी, तो इसका सही आंसर होगा बिहारी। अगला प्रश्न, मुक्तक काव्य में प्रत्येक का स्वतंत्र अर्थ होता है। मुक्तक काव्य में किस चीज का स्वतंत्र अर्थ होता है? छंद का या फिर रस का? तो आंसर है मुक्तक काव्य भी एक प्रकार का छंद होता है, तो हर एक छंद का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के पद क्या कहलाते हैं? सूरदास जी ने जो छोटे छोटे पदों की रचनाएं करी हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबंध या फिर मुक्तक? तो सूरदास के जो छोटे छोटे पद हैं जिनमें उन्होंने भगवान कृष्ण का बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो मुक्तक कहलाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा मुक्तक और मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, रिक्त स्थान के 2 महाकाव्य और खंड काव्य हैं। रिक्त स्थान के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, प्रबंध काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो यहां आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रबंध काव्य होता है उसी के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को, जिसमें रागात्मकता ज्यादा होती है, यानी हम जब मुक्तक पढ़ेंगे तो एक राग उत्पन्न हमारे मन में होगा, ऐसे मुक्तकों को क्या कहा जाता है? पाठ्य मुक्तक या फिर गेय मुक्तक? गेय मुक्तक मतलब गीत के रूप में मुक्तकों की रचना गेय मुक्तक कहलाती है, जो हमारे मन में रागात्मकता को उत्पन्न करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा गेय मुक्तक। अगला प्रश्न, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों को, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को क्या कहा जाता है? तो शब्द और अर्थ की शोभा जो शब्द बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अर्थात किस अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है? तो जहां अनिश्चय होता है और पाठक अंत तक उसका निश्चय नहीं कर पाता है, ऐसे अलंकार को अपन संदेह अलंकार बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा संदेह अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। कौन से अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है? जो हम लास्ट तक डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या वस्तु है, 2 चीजों का भ्रम हो रहा हमको एक दूसरे में, तो इसका सही आंसर होगा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में हमको अंतिम स्थिति तक जो है अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, सही आंसर संदेह। अगला प्रश्न, जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द और अर्थ के कारण यदि चमत्कार हो रहा है कविता के अंदर में, तो वहां उभय अलंकार होगा। उभय मतलब दोनों, शब्द के कारण भी और अर्थ के कारण भी, इसलिए वहां आंसर होगा हमारा उभय अलंकार। किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? एक वस्तु हम देख रहे हैं और किसी समानता के कारण हमें वो दूसरी वस्तु प्रतीत हो गई, हमने उसको दूसरा मान लिया कुछ, तो यहां पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान इसका सही आंसर होगा। काव्य का शरीर कहा जाता है, काव्य का शरीर किसे कहा जाता है? छंद को या फिर अलंकार को? तो छंद को बच्चों काव्य का शरीर कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा छंद। और अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, वो शरीर नहीं माना गया। काव्य को यदि शरीर के रूप में हम देखें तो छंद इसका सही आंसर होगा। उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी हम तुलना करते हैं, उपमान किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति हो सकता है और जो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो उपमेय कहलाता है, लेकिन हम ऐसे अलंकार का प्रयोग करते हैं कि उपमान भी उपमेय की तुलना में छोटा लगने लगे, यानी
उपमेय को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसके गुणों का वर्णन हम कर रहे हैं ताकि उपमान भी उसके आगे छोटा लगने लगे, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक में उपमान को उपमेय से छोटा मान लिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा व्यतिरेक अलंकार। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ, छंद का कौन सा भाग होता है? पाद। तो देखिए, छंद में, किसी भी छंद में 4 पाद होते हैं, यानी 4 चरण अपन बोल सकते हैं। पाद और चरण एक ही चीज होती है, यानी जो छंद है वो 4 चरणों से मिलकर बना होता है। तो एक चरण पूरे छंद का कितना भाग होगा? 1/4 होगा, यानी चतुर्थ चरण वो कहलाएगा। यानी छंद शास्त्र में पाद जो होता है वो छंद का चतुर्थ भाग होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा चतुर्थ। 4 चरणों से मिलकर या 4 पादों से मिलकर एक छंद बन जाता है, तो एक पाद उसका 1/4 होगा, यानी चतुर्थ भाग होगा। अगला देखिए, एक छंद में खाली स्थान से अधिक चरण हो सकते हैं। एक छंद में कितने से अधिक चरण हो सकते हैं? तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं छंदों में 4 से अधिक भी चरण हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम चरण हो ऐसा सामान्यतः नहीं देखा जाता। तो 4 से अधिक जो है चरण हो सकते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगन और 2 गुरु होते हैं, ऐसा जो सवैया है उसका नाम क्या होता है? मात्रिक सवैया या मत्तगयंद सवैया? तो इसका सही आंसर होगा मत्तगयंद सवैया। मत्तगयंद सवैया में जो है 7 सगन और 2 गुरु होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में जो है हमको बोला गया है वर्णों का एक गण होता है। फिल इन द ब्लैंक से ये कितने वर्णों का एक गण बनता है? 37 का जो आंसर होगा वो मत्तगयंद सवैया होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों का एक गण होता है, कितने वर्ण मिलकर एक गण बनाते हैं? तो 3 वर्ण मिलकर एक गण बनाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 3। अगला प्रश्न देखें, छंद में हस्व को लघु और दीर्घ को क्या कहा जाता है? लघु मतलब छोटा, जिसको हस्व भी कहा जाता है, और दीर्घ के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है वो होता है गुरु। गुरु मतलब बड़ा या फिर दीर्घ, इसलिए गुरु इसका सही आंसर होगा। सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 या फिर 26? तो देखिए, सोरठा जो होता है वो एक मात्रिक छंद है, उसके प्रथम चरण में जो है 11 और द्वितीय चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से यदि हम दोनों चरणों का योग कर दें तो हमारे पास 24 मात्राएं होंगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा 24। तो सोरठा जो है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, मत्तगयंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मत्तगयंद जो सवैया है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो हर एक चरण में मत्तगयंद सवैया के 23 वर्ण होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 23 वर्ण। जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं हों वह कहलाता है सममात्रिक छंद या फिर विषम मात्रिक छंद। तो नाम से स्पष्ट होता है, चारों चरणों में यदि समान मात्रा हैं तो सममात्रिक, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, तो सममात्रिक छंद इसका सही आंसर होगा। 22 से 26 मात्रा वाले छंद को क्या कहा जाता है? कवित्त या फिर सवैया? यानी ऐसा छंद जिसमें 22 से लेकर 26 तक मात्राएं हो सकती हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा जो छंद होता है उसको सवैया कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सवैया। अगला प्रश्न, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को कहते हैं शब्द गुण या शब्द शक्ति? तो इसका सही आंसर होगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की सहायता से हम जो है उस शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है बच्चों, जो शब्द के अर्थ का बोध कराती है, तो इसका सही आंसर होगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, फिर से एक बार सुनिए, नोट करिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति काव्य में हमको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखें,
शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है। यानी जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका यदि वही अर्थ निकल रहा है तो ऐसी शब्द शक्ति को जो है अपन अभिधा बोलते हैं। अभिधा सरल वाक्य होता है जिसमें शब्दों का सामान्य अर्थ निकाला जाता है। तो ऐसी शब्द शक्ति को जो है जिसमें शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध होता है। साक्षात मतलब सीधा सीधा रिलेशन है, जो पढ़ा जा रहा है वही समझा जा रहा है उस शब्द का मतलब, तो यह शब्द शक्ति होगी अभिधा। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जैसे हम पढ़ रहे हैं कि राम शेर है, राम शेर है, तो यहाँ राम कोई जानवर नहीं है, वो कोई व्यक्ति है, लेकिन उसको शेर बोला जा रहा है। तो शेर का अर्थ यहाँ किसी जानवर के अर्थ में ना लेकर हम उसके बहादुरी के रूप में या उसके साहस के रूप में ले रहे हैं। इसलिए ऐसी शब्द शक्ति जिसमें शब्द का अपना मतलब ना निकलकर कोई अन्य अर्थ निकलता है उसे हम जो है लक्षणा बोलते हैं। इसलिए इस शब्द शक्ति को हम लक्षणा के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न ना तो प्रचलित अर्थ निकले और ना ही कोई लक्ष्य कर हम उस शब्द का अर्थ निकालें, किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, इन दोनों को छोड़कर कुछ अन्य ही बोध हो, उसे कौन सी शब्द शक्ति कहा जाएगा? तो उसे जो है व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा व्यंजना। व्यंजना में क्या होता है? शब्द का अर्थ वही नहीं निकलता है, हर एक व्यक्ति जो पढ़ेगा वो उस शब्द का अपने अनुसार अलग अलग मतलब निकालेगा। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि शाम को 6 बज गए हैं, शाम को 6 बज गए हैं। अब तुम यदि शाम को 6 बजे खेलने जाते हो तो तुम्हें इसका मतलब ये समझ में आएगा कि अब हमारे खेलने का समय हो गया है। यदि कोई पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उनको बोला जाएगा कि शाम को 6 बज गए हैं तो उनका संध्या बंदन का समय हो गया है, वो उसका ये अर्थ निकालेंगे। तो यदि अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है तो ये बात लक्षणा शब्द शक्ति में कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा व्यंजना शब्द शक्ति में कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा व्यंजना। अगला देखिए, किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ कौन सी शब्द शक्ति से प्रकट होता है? गूढ़ मतलब छुपा हुआ, जिनका मतलब सबके लिए अलग अलग निकले, तो ये व्यंजना होगा। इसका सही आंसर होगा व्यंजना। अगला प्रश्न देखें, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है, जिसको हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर जो है जोश और ओज उत्पन्न हो तो ऐसा गुण क्या कहलाता है? तो ऐसा गुण जो है ओज गुण कहलाता है। काव्य में इसे ओज गुण कहा जाता है। ओज गुण में यदि काव्य लिखा गया है तो हमारे मन में उत्साह और जो है जोश का संचार होगा। तो इसका सही आंसर होगा ओज गुण। 51वां जो हमारा रिक्त स्थान है इसमें कहा गया, श्रृंगार, शांत और करुण रस में विशेष रूप से कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर मैंने पहले भी किया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका आंसर किया था। श्रृंगार, शांत और करुण रस में जो है माधुर्य गुण हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब बातें शांत शब्दावली में कही जाती हैं। इनको पढ़ने के बाद मन शांत होता है और मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, और मन को प्रसन्नता प्राप्त करने वाला जो गुण होता है उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। तो जनरली श्रृंगार रस की रचनाएं, शांत रस की रचनाएं और जो हमारी करुण रस की रचनाएं हैं वो माधुर्य गुणों में लिखी जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखें, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में कौन सा गुण है? तो अब आप मुझे ये बताएं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शब्द जो आप पढ़ रहे हैं इससे आसानी से इसका भाव आप समझ गए या नहीं समझ गए? यदि आसानी से हमको भाव समझ में आ जाता है कविता का तो ये प्रसाद गुण के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रसाद गुण। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर का प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान में टा वर्ण तथा संयुक्त वर्णों के का अधिक प्रयोग किया गया है। ऐसा काव्य का कौन सा गुण है जिसमें टा वर्णों का या फिर संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो टा वर्ण और संयुक्त वर्ण जो होते हैं ये वीर रस की कविताओं के लिए अपनाए जाते हैं, यानी इसमें ओज गुण जो है वो प्रधान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ओज गुण। रौद्र, वीर और भीभत्स रसों में कौन सा गुण पाया जाता है? रौद्र, वीर और भीभत्स। रौद्र, वीर और भीभत्स रसों में
ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण अभी बताया था, जैसा वीरता की बात इसमें हम करते हैं, या फिर रौद्र रस, रौद्र रस जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ भी लड़ाई झगड़े, वीरता और युद्ध की बातें की जाती हैं, इसलिए इसका भी सही आंसर होगा ओज गुण। अगला प्रश्न देखिए, काव्य में बिंब को क्या कहा जाता है? काव्य में बिंब को क्या कहा जाता है? तो काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा शब्द चित्र। कहीं काव्य में बिंब लिखा हुआ है तो हम उसका हिंदी जो अनुवाद करेंगे वो शब्द चित्र माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। ये पूरा प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की रिक्त स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा बिंब विधान जो है कविता की या काव्य में एक विशेष प्रकार की शैली होती है, तो इसका सही आंसर होगा एक शैली है। अगला प्रश्न 58 नंबर, बिंब शब्द अंग्रेजी के रिक्त स्थान का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में बिंब को क्या कहा जाता है, ऐसा हमसे पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो अंग्रेजी में जो बिंब होता है उसे इमेज कहा जाता है। इमेज मतलब बिंब, तो इसका आंसर होगा हमारा इमेज। अब 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक होती है। यदि हमें काव्य का मूर्तिकरण करना है, यानी उसका हमें जो है स्वरूप प्रदान करना है, चित्र प्रदान करना है उस काव्य को, तो हमें उसका क्या करना होगा? तो आंसर है हमें उसकी बिंब योजना बनानी होगी। तो यदि हम सटीक बिंब योजना बनाएंगे तो हमारा जो काव्य है वो पाठक के सामने मूर्तिमान हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है बिंब योजना। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में फिल इन द ब्लैंक्स कविता का अनिवार्य अंग माना गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हमारा यहाँ जो भारत का काव्य शास्त्र था, ऐसे विदेशों में भी लिटरेचर होता है बच्चों, वहाँ के काव्य शास्त्र को पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहा जाता है। और बड़े बड़े विद्वान वहाँ भी काव्य की रचनाएं करते थे, तो उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में उदात्त तत्व को सबसे प्रमुख माना है। इसलिए कविता का अनिवार्य अंग जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों द्वारा उदात्त तत्व को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता बगुलों के पंख में रिक्त स्थान का सुंदर प्रयोग किया है। यानी जो उमाशंकर जोशी थे उनकी आपके पाठ्य पुस्तक में एक रचना भी है बगुलों के पंख, उसमें उन्होंने किस तरह से वो कविता बनाई है, तो उन्होंने चक्षुष बिंबों का बहुत अच्छा प्रयोग उसमें किया गया है। चक्षुष बिंब वो होते हैं जिनका चित्र हमारे सामने द्रष्टव्य होता है, यानी हमारी जो आंखें हैं वो उस बिंब को बनाती हैं, इसलिए ऐसे बिंबों को चक्षुष बिंब कहा जाता है। चक्षु मतलब आंख होता है, और आंखों द्वारा बनाया गया बिंब उसे कहा जाता है चक्षुष बिंब।